अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को जो है वो कवर पेज देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि अब जो मैं लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ उसके अंदर आप लोगों को किसी भी एक बुक की तरफ से नहीं बल्कि हर बुक में से हर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस पूरी सीरीज़ के अंदर मिलने वाला है। सारे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स ही हैं। यानी कि इस लेक्चर को देखने के बाद ना आपको FTP पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको PTB पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको KPK या फिर STP की तरफ जाने की ज़रूरत है। इस एक लेक्चर के बाद आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर के बाद आपको कहीं भी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना। अब इसी लेक्चर के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अच्छा, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लोगों से कुछ मैंने बात करनी थी। देखिए, मुझे बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप के अंदर मैसेजेस कर रहे होते हैं, बहुत हवाले से, बहुत MD के हवाले से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, मिस इसका कंफर्म नहीं है, ये बता दें, ये बता दें। टिप्स, ट्रिप्स, गाइड्स, हर चीज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो काइंडली आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, पहले मेरा नंबर सेव करें, मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजें। आप किसी भी नाम से सेव कर लें यार, आप मेडिको बाय हानी से सेव कर लें, आप यूट्यूब से सेव कर लें, आप किसी भी नाम से मेरा जो है कॉन्टैक्ट सेव करें और फिर आप जो है वो मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करें। ठीक है, तभी मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अब मेरे इतने पास मेरे मैसेजेस होते हैं, मैं जब फ्री होती हूँ मैं तब अपना ये वाला व्हाट्सएप खोल के देखती हूँ। ये मेरा बिजनेस व्हाट्सएप है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप दूसरा है। तो ये व्हाट्सएप में जब खोल के देखती हूँ तो इतने बच्चों ने मेरा नंबर सेव नहीं किया होता, ऐसी क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, तो मैं उनको जवाब नहीं दे सकती। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि व्हाट्सएप की पॉलिसी है कि अगर आपने किसी ने आपका नंबर सेव नहीं किया हुआ और आप अननोन को मैसेज करते जाओगे और ऐसे ही आप 5-6 मैसेजेस डिफरेंट नंबर्स पर कर लेते हो तो आपका व्हाट्सएप बैंड हो जाता है। तो देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों का ही एक मेंटोर ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों के पास ही फिर आप लोगों को 5 से 6 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप फिर बैंड हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग पहले मेरा व्हाट्सएप जो है वो सेव कर लो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, एक दफ़ा भेज दो, मैं बार बार नहीं कहती कि बार बार भेजो, एक दफ़ा भेजो, मैं वहाँ पे मार्क कर देती हूँ कि भाई हाँ भाई इस इंसान ने मुझे मेरा नंबर सेव कर लिया है। तो फिर उसका जब भी मैसेज आएगा मैं उसका रिप्लाई करती रहूँगी। ठीक है, तो काइंडली नंबर सेव करो फिर ही मुझे मैसेज करो। ऐसे मैसेज करते रहोगे रिप्लाई मैं नहीं देने वाली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नीड होती है। अच्छा, सुबह 9 बजे के टाइम पे मैं ज़्यादातर मोस्टली फ्री होती हूँ, या फिर रात को 1-2 बजे के बाद मैं मोस्टली फ्री होती हूँ। ठीक है, 11-12 बजे, 1-2 बजे, तो उस टाइम पे मैं बच्चों को रिप्लाई करती रहती हूँ। तो नंबर सेव करना फिर मुझे मैसेज करना। और हाँ, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएँ, सबसे पहले जाकर मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अच्छा, सब प्यारे से कमेंट करने स्टार्ट करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स, आज इंशाल्लाह ताला बायो एनर्जेटिक्स के साथ मैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी डाल दूंगी और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अनीस हुसैन की सीरीज़ भी मैं डाल दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकली फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी करता है। और ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड की हो रही होती है और कार्बन प्रोड्यूस होती है ना, और रिडक्शन जो है वो ग्लूकोज कार्बन की होती है और फिर क्या होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। तो फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस को हम कह सकते हैं कि ये एक एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस है, यानी कि इसमें एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है। बच्चा, जो मेन पॉइंट आपको दिखते जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, वो आप अपने पास किसी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते रहे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉमनली रिटेन एज। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में क्या होता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 6 हाइड्रोजन होता है और वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे पास कहलाता है C6H12O6। दिस मीन दैट द रिएक्टेंट 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड बाय लाइट एनर्जी कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल इम्प्लाइड बाय द एरो इनटू अ शुगर मॉलिक्यूल एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस। वही बात कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर के साथ मिलते हैं, एक ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब रोल ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो उसको हम पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, मुझसे कई बार ना बच्चे सवाल कर रहे हैं कि मिस बायो एनर्जेटिक्स में से सिर्फ फोटोसिंथेसिस का टॉपिक रहने दिया, बाकी तो सारे टॉपिक काट दिए, तो हम क्या करें। तो देखो बच्चों, मैं फिर से रिपीटेडली सारे बच्चों को कह रही हूँ, पूरा बायो एनर्जेटिक का चैप्टर करना, ये गलती नहीं करना। आपका कितना टाइम बच जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बच जाएगा ना इससे, लेकिन उस 1 घंटे को छोड़ो, अपने MD कैट पे फोकस करो, अपने गोल पर फोकस करो। आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। देखो, मैं हमेशा आप लोगों को ये चीज़ समझाती हूँ, मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे होते हैं सिलेबस के हवाले से। सिलेबस में जो चैप्टर लिख दिया गया है ना, फॉर एग्जांपल बायो एनर्जेटिक लिख दिया गया, तो आपने वो चैप्टर पूरा करना है। आपने नहीं देखना कि उसके अंदर कितने टॉपिक ऐड हैं, कितने टॉपिक नहीं है, वो चैप्टर पूरा करना है। किंगडम एनिमलिया हटा दिया गया, उसको छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। फोटोसिंथेसिस बायो एनर्जेटिक का ऐड किया गया है, सेलुलर रेस्पिरेशन को बोल दिया कि नहीं पढ़ना, लेकिन आपने पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे बायो एनर्जेटिक का पूरा चैप्टर ऐड किया गया है। हाँ, टॉपिक हटाया, लेकिन टॉपिक भी आप करें, लाजमी उधर से सवाल आ सकता है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं होती। तो जो भी आपका चैप्टर्स लिखे हैं ना, वो चैप्टर्स आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है,
अच्छा, रोल ऑफ लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ रेडिएशंस। लाइट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाती हैं रेडिएशंस, और जैसे सनलाइट हो गई, ये सब हो गया, ये सारे हमारे पास रेडिएशन हो गई हैं, रेज हो गई, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है हमारे पास। द रेडिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लाइफ आर विजिबल लाइट दैट रेंजेस अबाउट 30 to 750 नैनोमीटर वेवलेंथ। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास लाइट होती है वो हमारे पास विजिबल लाइट होती है, जिसको हम देख सकते हैं, और उसकी रेंज होती है 380 से 750 तक। अब ये देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है ना। तो आप अगर कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको आप इस तरह हाईलाइट भी कर सकते हो, जिसको आपको याद करना पड़े। अच्छा, कह रहे हैं द अफेक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोसेस फॉर फोटोसिंथेसिस प्राइमरी डिपेंड अपॉन इट एब्जॉर्मेशन इन द प्लांट बॉडी। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है कि कितनी वेवलेंथ अफेक्टफुल है, ये बताएगा कि कितना एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट की बॉडी। इमेजिन करें, ये एक प्लांट है पिंक कलर का। अब इसको इमेजिन करना है भाई, प्लीज़ कोई मुझे बातें ना सुनाए कि इस पिंक कलर का कौन सा प्लांट होता है। इमेजिन करके, मैं आप लोग समझाने के लिए बता रही हूँ। एक प्लांट है पिंक कलर का। अब इस पे ना ग्रीन लाइट भी पड़ी है, ऑरेंज लाइट भी आई है, रेड लाइट भी आई है, येलो लाइट भी आई है, पिंक लाइट भी आई है। इससे सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो हमें नहीं दिख रही। सिर्फ एक पिंक लाइट है जिसको ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो वो लाइट जिसको ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा वो हमें शो होगी। ये पेन आपको ब्लू क्यों दिख रहा है? ये आपको ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो जिस भी चीज़ को वो बॉडी रिफ्लेक्ट बैक कर देगी वो आपको कलर दिखता है, और जिस भी कलर को वो बॉडी एब्जॉर्ब इन कर लेगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, वो नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे यही बात लिखी है कि अ पार्टिकुलर पिगमेंट शोज ओनली दोज वेवलेंथ विच आर रिफ्लेक्टेड बैक। कोई भी पिगमेंट सिर्फ वही ही हमें शो करेगा जो रिफ्लेक्ट बैक हो चुकी हैं, सिर्फ वही हमें जो है ना वो शो हो रहा होता है। अच्छा, एक सेकेंड, अभी हम यहाँ पर थे। About 40% of the total amount of sunlight that enters our atmosphere reaches the earth's surface. Most of the radiation is within the visible range. अच्छा, होता क्या है, कहते हैं 40% ना हमारी अर्थ तक पहुँचती है सनलाइट, और बाकी नहीं पहुंचती। बाकी क्यों नहीं पहुंचती बच्चों? क्योंकि आपको पता है एक ओजोन की लेयर होती है बीच में, ठीक है, और वो डेंजरस या हाई एनर्जी वेवलेंथ्स को हमसे बचा के रखती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ लेते हैं। पिगमेंट हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एनर्जी, लाइट एनर्जी होती है, या इसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो ऑल द वेवलेंथ्स विच आर एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट आर डिसअपियर। जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लू पिगमेंट है, इसमें जितनी भी वेव एब्जॉर्ब हो गई हैं तो वही हमारे पास उसको डिसअपियर, मतलब डिसअपियर हो जाएगी वो सारी वेव जो एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, और जो रिफ्लेक्ट बैक करेगी बस वही हमें शो होगी। तो अब यहीं पे वही बात लिखी है, पार्टिकुलर पिगमेंट शोज ओनली दोज वेवलेंथ विच आर रिफ्लेक्ट बैक। जो रिफ्लेक्ट बैक होगी सिर्फ वही दिखेगी। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का पूरा मामला होता है, ये हमारे पास कहाँ हो रहा होता है? ये हमारे पास थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, या फिर हम ग्राना लेमेला भी इसको कह सकते हैं, यानी कि लेयर ऑफ ग्राना। हायर प्लांट्स हैव टू मेजर ग्रुप्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके जो है वो दो मेजर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल आता है और कैरोटीनॉइड्स आता है। अब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं। क्लोरोफिल हमारे पास असल में ना ग्रीन और येलो कलर का होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन और येलो लाइट को ये रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो जो लाइट्स को ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा उसी कलर का हमें क्लोरोफिल दिखेगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ लिखा है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मेनली वायलेट, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड वेवलेंथ। जो क्लोरोफिल होते हैं वो हमारे पास वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जिन भी वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेंगे वो हमें नहीं दिखने वाली, इसीलिए हमें कभी भी क्लोरोफिल वायलेट, ब्लू या ऑरेंज, रेड कलर के नहीं दिखते। और ये सिर्फ दो वेव्स को ही रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, और वो होता है ग्रीन और येलो। सिर्फ ग्रीन और येलो को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, या मैंने ऊपर हाईलाइट करके लिख दिया। अच्छा, टू मेजर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए जो होता है उसको हम प्राइमरी पिगमेंट भी कह सकते हैं, और ये ज़्यादातर हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, एल्गे वगैरह के अंदर पाया जाता है। और ये हमारे पास ऑरेंज या रेड लाइट, वायलेट लाइट को सबको एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास इसके अंदर बहुत बड़ा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, यानी काफ़ी एक्सपेंडेड टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। बहुत सारे कलर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और हायर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, क्लोरोफिल बी की। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होता है C55H70। एक सेकेंड, नहीं दिख रहा? अरे यार, आप लोग बताएं तो सही कि नहीं दिख रहा कैमरे में। ओके, सॉरी, अब क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C55H70MgN4O6। अच्छा देखो, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क था, तो उसको मैंने हाईलाइट करके लिख दिया। इसका जो क्लोरोफिल ए है उसका हाइड्रोजन 72 है और ऑक्सीजन 5 है, और जो मेरे पास क्लोरोफिल बी है उसका हाइड्रोजन 70 और ऑक्सीजन 6 है। अच्छा बच्चों, जो एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है ना, एक्चुअली वो दो चीज़ों से मिलके बन रहा होता है। एक होता है हेड रीजन और एक होता है टेल रीजन। तो ये इसका हेड रीजन कुछ इस तरह का होता है। अल्लाह, पेन भी अभी चलना बंद होगा कि नहीं नज़र आ रहा, वेट। अच्छा,
ठीक है। इस तरीके की हमारे पास एक रीजन होगा इसका, जो हमारे पास हेड रीजन होता है, पॉलीफिन रिंग इसको हम कहते हैं, और इसके बीच में मतलब Mg होता है, और बाकी जो है ना इस सेंटर में इसके Mg होता है, बाकी यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। और जब ये लोग मतलब मिल रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा जब ये हमारे पास एक वो बनती है तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास पॉलीफिन रिंग बन चुकी है, जिसमें 4 पायलोल रिंग्स होती हैं, और ये चारों अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स की होती हैं, ठीक है। और इसके नीचे एक टेल भी होती है, मतलब ये हमारे पास एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक मतलब इस तरह का वो दिखता है। अच्छा, फिर और क्लोरोफिल बी के बारे में हमारे पास लिखा है, द ओनली डिफरेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इज दैट क्लोरोफिल ए हैज मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड पायरल रिंग, whereas क्लोरोफिल बी हैज एल्डिहाइड ग्रुप एट दिस पॉइंट। द हेड ऑफ अ क्लोरोफिल इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। अच्छा याद रखिएगा, जो क्लोरोफिल का हेड होता है ना, यानी जिसका सर है, वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, यानी कि वाटर का दोस्त या वाटर लवेंट हम इसको कहते हैं। हाइड्रो जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक है ना, फिलिक का मतलब होता है वाटर लवेंट, और जो हमारे पास इसकी टेल होती है वो यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसकी जो टेल होती है ना वो हमारे पास होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक और फिलिक, अब क्या फर्क है इसमें? फोबिक का मतलब है कि नफरत करने वाला या दूर भागने वाला, तो हमारे पास जो इसकी टेल है ना वो पानी से दूर भागती है, या हम कह सकते हैं वाटर रिपेलेंट, दूर करने वाली वाटर को। और हमारे पास जो हाइड्रोफिलिक इसका हेड होता है वो हमारे पास वाटर लवेंट होता है, यानी वो वाटर से बिल्कुल भी नहीं घबराता। अच्छा, अब इसमें जो मेन फर्क होता है ना क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का, वो ये होता है कि क्लोरोफिल ए जो है ना उसके पास मिथाइल ग्रुप होता है सेकंड कार्बन पे, मिथाइल ग्रुप होता है सेकंड कार्बन पे, जबकि जो हमारे पास क्लोरोफिल बी होता है उसका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। बस ये चीज़ एक मेन है जो आपने याद रखनी है। अब हम कैरोटीनॉइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स आर टर्पेनॉइड्स लिपिड्स विच आर येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पिगमेंट्स। अच्छा याद रखिएगा, कैरोटीनॉइड्स में हम लोग काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट्स का जिक्र करते हैं, जिसमें हमारे पास, अच्छा कैरोटीनॉइड्स को हम टर्पेनॉइड्स भी कह सकते हैं कि टर्पेनॉइड्स लिपिड्स हैं। अच्छा, टर्पेनॉइड्स यानी 3 तरह के, अब येलो, ऑरेंज और रेड ब्राउन पिगमेंट, इसमें सारे जो है ना वो आ जाते हैं, मेनली येलोइश रेडिश इस तरह का इसका कलर होता है। कैरोटीनॉइड्स प्ले 2 इंपॉर्टेंट रोल्स इन प्लांट, 2 इंपॉर्टेंट रोल होता है कैरोटीनॉइड्स के प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब वो हमारे पास क्या होते हैं, दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर लाइट एनर्जी। 2 चीज़ें, एक तो लाइट को एब्जॉर्ब भी करें और एक तो लाइट को ट्रांसफर भी करें, और इनको हम लोग एसेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए को एसेसरी पिगमेंट्स भी कहा जाता है। कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम इंटेंस लाइट एंड फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस। अच्छा, कैरोटीनॉइड्स कर क्या रहे होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल को कि उन पर बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की लाइट ना पड़े, ऑक्सीडेशन जब हो रही है ऑक्सीजन की, तो इसलिए वो उसको प्रिवेंट करता है। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी पिगमेंट का कितना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ज़्यादा है कम है, तो कितनी उसकी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब करने की, उसको हम लोग एक्चुअली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कह रहे होते हैं। तो एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन विच अ डिक्रीज एट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड स्पेसिफिक वेवलेंथ और रेंज ऑफ वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जर्विंग सब्सटेंस एज क्लोरोफिल इज मैनिफेस्टेड स्पेशली एज पैटर्न ऑफ डार्क लाइन्स और ब्रांड्स कंपेयरिंग इमेजिन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्लोरोफिल की जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है ना, वो एज कम्पेयर टू द इमिशन स्पेक्ट्रम वो थोड़ा सा डार्क होता है क्लोरोफिल का। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है। अच्छा, अब हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल का कैसा होता है और कैरोटीनॉइड्स का क्या होता है, और फिर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बाद एक्शन स्पेक्ट्रम की भी बात करेंगे कि एक्शन स्पेक्ट्रम एक्चुअली क्या होता है। एक्शन वो स्पेक्ट्रम आता है मोस्टली जो रिफ्लेक्टेड होता है, और एब्जॉर्प्शन में वो आता है जो मोस्टली एब्जॉर्ब हो चुका होता है, ठीक है। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें क्लोरोफिल की, तो द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल इंक्लूड्स वेवलेंथ ऑफ ब्लू एंड ऑरेंज रेड लाइट एज इट इंडिकेट बाय द पीक अराउंड 450 to 475 नैनोमीटर, अराउंड 650 to 675 नैनोमीटर, 450 से 650 नैनोमीटर तक होता है मोस्टली इसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और इसमें ब्लू और रेड सी लाइट इसमें होती है। अच्छा, क्लोरोफिल डू नॉट एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ ग्रीन एंड येलो, ग्रीन और येलो की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए तो हमारे पास क्लोरोफिल ग्रीन या येलो कलर का दिखता है। और यहाँ पर हमारे पास जिसको ये एब्जॉर्ब नहीं करता ना, वो 500 से 600 के दरमियान में होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, 450 से 475 तक कर लो, या फिर 600 के बाद यानी 650 से 675 तक कर लो, यानी इधर से और इधर से ये एब्जॉर्ब कर रहा है और इसको ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है बीच वाले हिस्से को, ठीक है। 450 से 500 तक ले लो, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, और 500 से 600 फिर ये 450 से 500 तक ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी हमें वो कलर शो नहीं हो रहे, और 500 से 600 तक रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी हमें ग्रीन और येलो कलर शो हो रहे हैं, और उसके बाद 50 से 675 तक भी ये जो है वो हमारे पास एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है।
अब अगर हम कैरोटीनॉइड्स का एब्जॉर्प्शन बात करें तो कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो मोस्टली हमारे पास जो एब्जॉर्ब करते हैं वो 450 से 475, वो भी इसी रेंज के इर्द गिर्द ही जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब एक्शन स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। अब एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर लिखा है, एक्शन स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ ऑफ रेट ऑफ बायोलॉजिकल अफेक्टनेस प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये भी एक बायोलॉजिकल अफेक्टनेस की प्लॉटेड लाइंस होती हैं और इसके अंदर हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट्स का पता चल रहा होता है। इट शोज विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव यूज इन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। ये हमें बताता है कि कौन सी लाइट है जो मोस्ट इफेक्टिव है, मोस्टली यूज हो रही है। सम रिएक्टेंट्स आर एबल टू यूज स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट मोर इफेक्टिवली टू कंप्लीट द रिएक्शन। कोई ऐसे रिएक्टेंट भी होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक कलर की लाइट ही चाहिए होती है ताकि वो अपने उनको रिएक्शन को पूरा कर सकें, इसलिए उन लाइट को हम इफेक्टिव कहते हैं, इसलिए हम उसको एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर काउंट कर रहे होते हैं। अब अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट क्या होता है, यानी फोटो सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, पिगमेंट्स अरेंज कैसे होते हैं और फिर कितने टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम होता है। हमने पढ़ा PS1 PS2 होता है। फिर हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है वाटर के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर का क्या रोल है, और फिर उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस पे आएंगे, फिर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन और फिर सेलुलर एस्पायरेशन को भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं स्पेसिफिक टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी, कंप्लीट टॉपिक ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि MDCAT के अंदर कंप्लीट टॉपिक से ही सवाल आएगा, सिलेबस पर आप लोग मत जाएं। अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट फोटो सिस्टम की बात करें, द एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी। द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। याद रखिएगा जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है ना, ये हमारे पास एज अ क्लस्टर गुच्छे की तरह थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। दीज क्लस्टर, इन क्लस्टर्स को हम फोटोसिस्टम कहते हैं। द पेरिफेरल पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम इज कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स। जो उनका ऊपर का पेरिफेरल पार्ट होता है, इसमें इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कह रहे होते हैं, या फिर हम इसको जेड कॉम्प्लेक्स या रिएक्शन सेंटर भी कह सकते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। इधर क्लोरोफिल ए मौजूद नहीं होता, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। जो दरमियाना पार्ट होता है उसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं, विच कंटेन ओनली क्लोरोफिल ए। और जो रिएक्शन सेंटर होता है उसके पास सिर्फ क्लोरोफिल ए मौजूद होता है और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी उसके अंदर होती हैं। In each photosystem, several hundred pigments called accessory pigments are clustered around a particular pigment molecule known as primary pigment। होता क्या है कि हर फोटो सिस्टम के अंदर एक बीच में प्राइमरी पिगमेंट होता है, उसके साथ बहुत सारे अलग अलग कलर्स के पिगमेंट्स आके मिल जाते हैं। These various accessory pigments absorb light of different wavelength and pass the energy down the photosystem। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो है वो डाउन द फोटोसिस्टम पास हो रही होती है। Eventually the energy reaches the primary pigment that act as a reaction center। और फिर वो जो हमारे पास होता है पिगमेंट, वो इतना ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर भर जाती है कि फिर वो रिएक्शन सेंटर तक पहुंच जाता है। अच्छा बच्चों, मैंने ना ये लेक्चर ना बुक से भी अपलोड किया हुआ है, STB की पहले किया था आई थिंक, लेकिन वो है न्यू बुक से ही। तो आप लोग को अगर बिल्कुल बुक रीडिंग करनी है ना STB की, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। वहाँ पे ये वाली चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है, वो ग्राफ के थ्रू, वो पिक्चर्स के थ्रू समझाई हुई है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। आप लोग जाके, अच्छा आप लोग क्या किया करें, मुझे बच्चे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि मैम आपने ये वाला लेक्चर अपलोड किया, ये वाला लेक्चर अपलोड किया। भाई मुझे नहीं याद कि मैंने कौन सा अपलोड किया कौन सा नहीं किया। जाहिर सी बात है 2 ईयर से अबव हो गया इस चैनल को बने हुए, तो पता नहीं 2 साल से मैं कितने लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। आप सिंपली ये क्या करें, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सर्च करना चाह रहे हैं ना, तो आप लिखें यूट्यूब पर जाके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मेडिको बाय हनी, तो आपके पास जो है वो आ जाएगा। सही है, मतलब फिर वो मेरे चैनल से ही आएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा। अगर ना आए तो फिर समझ जाएगा कि शायद वो मैंने अपलोड ही नहीं किया है, ठीक है, वरना मोस्टली वो आ जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग सर्च कर सकते हैं। मुझे नहीं याद रहता कि मैंने क्या अपलोड किया है क्या अपलोड नहीं किया है, तो देख लिया करें। अच्छा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। 2 तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। जो हमारे पास प्राइमरी फोटो सिस्टम होता है उसको हम फोटो सिस्टम 1 कहते हैं। उसमें क्लोरोफिल ए मौजूद होता है और उसकी वेवलेंथ जाती है तकरीबन 700 नैनोमीटर तक, और उसको हम P700 भी कहते हैं, यानी फोटो सिस्टम 700। फोटो सिस्टम 2 जो है उसमें वो भी हमारे पास प्राइमरी पिगमेंट से ही मिलके बनता है, लेकिन वो क्लोरोफिल बी भी उसमें मौजूद होता है और ये 680 तक जाता है और उसको हम P680 भी कहते हैं। PS1 PS2 के साथ मौजूद होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। बुक के अंदर ये डायग्राम आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ जो याद रखने वाली है। जो हमारे पास PS1 होता है वो बड़ा होता है 700 और PS2 जो है वो छोटा है वो 680 है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज़ आपने याद रखी है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस के, इनका क्या रोल है, ठीक है।
एंड सबसे पहले रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ कार्बन सोर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ कार्बन सोर्स यूज़ हो रहा होता है, यानी कार्बन बनाने के लिए यूज़ हो रहा होता है। और जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सके। ऑर्गेनिक और कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज इन डार्क और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अच्छा याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूटिलाइज हो रही होती है? डार्क रिएक्शन पे, या फिर हम कह सकते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। केल्विन साइकिल में भी यूज़ हो रही होती है। और ये तकरीबन हमारे पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज होती है? 0.03 से 0.04 तक। अब देखिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देंगे ताकि हमें याद रहे। अच्छा, रोल ऑफ वाटर क्या होता है? वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन फोटोसिंथेसिस। एक रिएक्टेंट ही है फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर। इट प्रोवाइड हाइड्रोजन नीडेड फ्रॉम ग्लूकोज। अच्छा, ये हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। एक्चुअली वाटर से हमें हाइड्रोजन आ रही होती है और हमें ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एमटीकेट में पूछ सकते हैं या आई थिंक पूछा हुआ भी है ये सवाल कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है और हमें हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वाटर से मिल रही है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रही है। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। अच्छा, वाटर जो होता है वो स्टोमेटा से अंदर आता है। स्मॉल होल होते हैं वाटर लीफ के और डिफ्यूजन के थ्रू, यानी उन्हीं स्मॉल होल्स को स्टोमेटा कहा जाता है, वहाँ से वाटर अंदर आता है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है कि आप एक बहुत हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आ रहे हो डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, जैसे परफ्यूम आप करते हो तो वो एक डिफ्यूजन की एग्जाम्पल होती है। The role of water in photosynthesis was reputed by Van Niel। अच्छा, ये सबसे पहले वैन नील ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो वाटर का भी बहुत ज़्यादा काम है। और उसने बताया था कि वाटर असल में ऑक्सीजन एज रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एज थ्रू बिफोर। अच्छा, जो हमारे पास वैन नील था ना, उसने 1930 में आके बात को प्रूव किया था कि हमारे पास, पहले हमने पढ़ा कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन फिर हमें वैन नील ने आके बात को कंफर्म किया कि भाई हमें जो ऑक्सीजन होती है ना वो वाटर से मिल रही होती है, यानी स्प्लिट होता है वाटर तो वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और पहले हम लोग सोचते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें वाटर से ऑक्सीजन मिलती है। अच्छा, अब खैर हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं। लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, थोड़े से डार्क रिएक्शंस के पॉइंट को देखेंगे, फिर हम डीपली लाइट रिएक्शन को पढ़ेंगे और डीपली हम लोग डार्क रिएक्शन को पढ़ेंगे। पहले ये थोड़े कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों बहुत अच्छी बुक है और समझे मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही हूँ। आजकल मुझे पता है यूट्यूब पर हर जगह बस अर्निंग चल रही है भाई कि ये वाले लेक्चर ले लो, इतने पैसे दे दो, ये वाले लेक्चर ले लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग की माशाल्लाह कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट्स को जितना हेल्प हो सके ना वो हो। क्योंकि मुझे पता है काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से मैं जो हूँ इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आप लोग को दे रही हूँ। अच्छा, अब हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर और इसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल से या फिर और डिफरेंट सब्सटेंस से। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास ना दो लाइट एब्जॉर्प्शन के वो होते हैं, एक हमारे पास फेकोसैनिन होता है और एक हमारे पास फ्यूकोसैंथिन होता है। ये अब जब आप पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे ना, जिधर आप PS1 PS2 के बारे में भी पढ़ेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा तब। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास लिखा है यहाँ पर कि इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन। ऑक्सीजन कहाँ से बन रहा है? पानी से बन रहा है। और कार्बन कहाँ से निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रहा है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि याद रहे भाई। H2O से हमें हाइड्रोजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन मिलता है। सही है? नहीं, कार्बन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ, ऑक्सीजन भी मिलता है, आई थिंक कार्बन भी मिलता है, बस यही। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखें। अच्छा, लाइट रिएक्शन में द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट रिएक्शन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? हमारे पास फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है जिसमें जो सोलर एनर्जी होती है ना वो कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल एनर्जी के अंदर, और इसमें हमारे पास या तो ATP यूज़ होता है या फिर NADPH यूज़ हो रहा होता है। अब द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ NADPH एंड ATP। अब हमारे पास कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि हमारे पास NADPH या ATP को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। वो हम आगे इंशाल्लाह ताला जब पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे ना डीपली, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा हमें बताया गया उसके बारे में। अभी ये देखें सारा हमें डीप बताया गया, तो फिर आपको वो चीज़ें जो है ना वो क्लियरली समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी।
अच्छा, डार्क रेशन क्या होता है? डार्क रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट बट इट डज नॉट मीन इट डज नॉट ऑक्योर इन द प्रेजेंस। डार्क रेशन एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रेशन होता है वो एक्चुअली हमारे पास लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो बगैर लाइट के हो रहा होता है। तो डार्क रेशन ऑक्योर्स बोथ इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट। डार्क रेशन एब्सेंस में भी हो सकता है और प्रेजेंस में भी हो सकता है, बट मोस्टली कहते हैं कि एब्सेंस में होता है। द रिएक्शंस ऑक्योर इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट व्हिच आर सेल ऑर्गेनेल्स नोन एज किचन ऑफ द सेल्स। अब बच्चों देखिए कुछ चीज़ें जो याद रखनी है, ये जो हमारे पास डार्क रिएक्शन होता है ये स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है, और जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्रेना के अंदर होता है। ये चीज़ें आप लोग लिख लें, और स्ट्रोमा को हम लोग किचन सेल्स भी कह सकते हैं। अच्छा, द मेन, अच्छा ये स्ट्रोमा किसका होता है? क्लोरोप्लास्ट का होता है, ठीक है। और जो हमारे पास लाइट रिएक्शन होता है ना वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, या हम उसको ग्रेना, मतलब उसको हम ग्रेनम कह सकते हैं। The main difference between light and dark reaction is the light reaction is the first stage of the photosynthesis which traps light energy in order to produce ATP and NADPH, whereas dark reaction is the second stage of photosynthesis which produce glucose by using the energy from the ATP and NADPH from the light। हो रहा क्या है कि पहले स्टेज के अंदर लाइट रिएक्शन है और उस रिएक्शन उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो लाइट एनर्जी से क्या बन रहा होता है, हमारे पास लाइट एनर्जी से ATP और NADPH बन रहे होते हैं, जबकि जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें वो हमारे पास सेकंड स्टेज है फोटोसिंथेसिस का, और उसमें हमारे पास ग्लूकोज बनता है। और किसकी मदद से बनता है? जो पहले रिएक्शन में हमारे पास ATP और NADPH बने थे ना लाइट की मदद से, उसी की मदद से फिर ग्लूकोज बन रहा होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रख लीजिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं लाइट डिपेंडेंट फेज की, यानी लाइट रिएक्शन के हम कंप्लीट फेजेस की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है और किस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं। लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द फोटोसिस्टम। लाइट एब्जॉर्ब होती है फोटोसिस्टम के जरिए। द ATP and NADPH form the light dependent reaction are used to make sugars in the next stage of photosynthesis called Calvin cycle। और फिर ये NADPH वगैरह जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं कैल्विन साइकिल में भी। इन अनदर फॉर्म फॉर द लाइट रिएक्शंस कॉल्ड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, और अनदर वर्ड्स में लाइट रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं? साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज आर डिफरेंट सर्कुलर पाथ एंड ओनली ATP नो NADPH प्रोड्यूस। और इसमें जो हमारे पास साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है ना, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन तब होती है जब हमें NADPH की ज़रूरत नहीं होती, तो सिर्फ ATP प्रोड्यूस करने होते हैं। तो ATP प्रोड्यूस होते हैं जब NADPH बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हमारे पास साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और सिर्फ ATP प्रोड्यूस होता है। और ADP और फॉस्फेट मिलकर हमारे पास ATP बना रहे होते हैं, ठीक है। एडिनो डाइफॉस्फेट होता है और वो फॉस्फेट मिल जाते हैं तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब हमारे पास ATP प्रोड्यूस हो रहा होता है ना तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ATP। अब याद रखिएगा इस चीज़ को, ये चीज़ मतलब मैं लिख भी देती हूँ भाई, इन चीज़ों का ना वर्ड्स को याद रखा करें कि जब हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है यानी कि फॉर्मेशन हो रही है किसकी? ATP की। एंड द मैकेनिज्म इज कॉल्ड कीमियोस्मोसिस, और यही मैकेनिज्म यानी कि ATP का फॉर्म होना, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो उसको हम कीमियोस्मोसिस कहते हैं। और ये दो टाइप की फॉस्फोराइलेशन होती हैं। किन दो टाइप की होती हैं अभी हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही होती है। द फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन साइक्लिक मैनर फॉर सिंथेसिस ATP मॉलिक्यूल्स यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडिंग फोटोसिस्टम टू इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नॉन साइक्लिक मैनर में ATP को बनाने के लिए, और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं और यहाँ पे हमारे पास हम फोटोसिस्टम 2 का नाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है देख लें आप लोग कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो गया, फिर हमारे पास ADP ने फॉस्फेट लिया और वो ATP बन गया, और फिर इसी तरीके से NADH रिड्यूस होकर NADPH बन गया, और फिर हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफिल से हमें जो है वो हाइड्रोजन मिला और वाटर मिला, और फिर वाटर टूट गया 2 कंपोनेंट्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और यहाँ पे हमें जो है वो फोटोलाइसिस हो गई वाटर की, और फिर यहाँ से हमें जो है वो वाटर मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का जो है ना वो है मेथड। अच्छा, इसमें हमारे पास ATP सिंथेसाइज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फोटोफॉस्फोराइलेशन में लिखा है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है बिकॉज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय P60 और फोटोसिस्टम 2 आर ऑक्यूपाइड बाय P700। अच्छा, होता क्या है कि हमारे पास फोटोसिस्टम 2 जो होता है ना वो पहले होता है और फोटोसिस्टम 1 बाद में होता है। तो फोटोसिस्टम 2 यानी P680 जो है ना वो पहले ऑक्यूपाई हो जाता है और P700 बाद में ऑक्यूपाई होता है। Here the complete movement of the electron is in unidirectional or a non-circular motion। या तो unidirectional होते हैं एक डायरेक्शन, या फिर ये नॉन साइक्लिक होते हैं यानी साइकिल में नहीं चल रहे होते। During non-cyclic photofosphorylation the electron released by 700 are carried by the primary acceptor and finally pass to NADPH। नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा होता है? नॉन साइक्लिक में जब हमारे पास ATP बनता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 700 से, यानी वो 700 वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी PS1 के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं
अब हम लोग बात करते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की। द फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस विच रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक मैनर फॉर सिंथेसिस एटीपी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। यानी जब हमने एटीपी की खाली सिंथेसाइज करवाना हो, NADPH नहीं बनाना हो, तो हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ आते हैं और फिर हमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम लोग चलाते हैं ताकि हमें सिर्फ ATP मिले। और इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास ADP और ATP के अंदर कन्वर्ट होता है फॉस्फेट के साथ मिलकर, और ये प्रोसेस हमारे पास थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसमें हमारे पास फोटो सिस्टम 1 यूज़ होता है यानी कि PS700, और यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल भी यूज़ हो रहा होता है। ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू बैक टू P700 इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू द NADP फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, P700 से हमारे पास जो है वो ट्रांसफर बैक NADP यानी कि NADP ताकि ना बन सके तो इसलिए वो ट्रांसफर बैक हो जाता है। दिस डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्सेप्टर टू P700 रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ATP। और जब वो डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वो हमारे पास एक्सेप्टर जो है वो P700 को एक्सेप्ट करके फॉस्फेट को रिलीज करता है, जिसकी मदद से फॉस्फेट ADP के साथ मिलकर ATP बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज की, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास केल्विन रिएक्शन भी है, फिर उसको भी हम आगे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट फेज की बात कर रहे हैं। तो द लाइट इंडिपेंडेंट फेज यानी डार्क रिएक्शन टेक्स इन द नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड टू दिस रिएक्शन टू ऑक्योर। अच्छा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि डार्क रिएक्शन हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें हमारे पास लाइट हमें नहीं चाहिए होती है। और दिस फेज रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी ऑफ NADP, ATP और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ज़रूरी है कि हमारे पास NADP, ATP और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर मोस्टली होना चाहिए। इन दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस NADP इज यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाइल ATP इज यूज टू इनकरेज एनर्जी। इस फेज में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो NADP होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए काम कर रहा होता है, जबकि हमारे पास जो ATP होता है वो वैसे ही एनर्जी को बना रहा होता है। द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइट एंड इंडिपेंडेंट रिएक्शन और केल्विन साइकिल इज टू असेंबल अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। असल में ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन या फिर केल्विन साइकिल क्यों होती है, ताकि हमारे पास ग्लूकोज मिल जाए। अब देखो, इससे हमें ATP और NADP मिलता है, और वही NAD और ATP मिलकर केल्विन साइकिल करा के आखिर में हमारे पास ग्लूकोज जो है वो आ जाता है। ATP and NADP are give each 3-phosphoglycerate a hydrogen atom creating 2 molecules of simple sugar G3P glyceraldehyde 3-phosphate। ATP और NADPH क्या करते हैं, 3-phosphoglycerate जो है ना, एक हाइड्रोजन एटम है, उसको क्रिएट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल सिंपल शुगर के बनाते हैं, यानी कि G3P के 2 मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं। और G3P हमारे पास क्या होता है, glyceraldehyde 3-phosphate। However, in some plants, in addition of Calvin cycle, another metabolic pathway is also involved called C4 cycle। कुछ प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल के अलावा C4 साइकिल भी हो रही होती है, और ये हमारे पास जो है वो डार्क रिएक्शन के साथ ही लाइक होती है, तो इसको हम लोग C4 साइकिल भी कहते हैं। अच्छा, बुक वाले लेक्चर में ना C4 साइकिल को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, अगर इसमें आगे पॉइंट्स में आएगा तो मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं केल्विन साइकिल की। कार्बन साइकिल टर्म इज अप्लाइड टू सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू प्रोड्यूस G3P। द कार्बन साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेज: कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन, जनरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर और RUBP। यानी कि अब केल्विन साइकिल हमारे पास जो है, ये हमारे पास तकरीबन, इसको हम कार्बन साइकिल भी कहते हैं और C3 साइकिल भी कहते हैं। अब इस साइकिल के अंदर हमारे पास एक्चुअली 3 स्टेप्स होते हैं टोटल, यानी कि 3 फेज होते हैं। एक फेज में हमारे पास कार्बन, सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन होती है, फिर रिडक्शन होती है और फिर रीजनरेशन होती है। और रीजनरेशन किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। कार्बन फिक्सेशन के अंदर जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, वो होता है हमारे पास RUBP यानी कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार होता है। अब कार्बन फिक्सेशन में क्या हो रहा है कि हमने कार्बन एडिशन किया कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो इनिशिएट किया 2 अदर कंपाउंड्स को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में स्टार्ट किया। अब हमने कौन से 2 कंपाउंड लिए, एक या तो रुबिस्को लेंगे या फिर RUBP रूबिलोज लेंगे। रूबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज लेंगे। 3 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, राइबोलोज बाइफॉस्फेट के। राइबोलोज बाइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। RUBP के हमारे पास 5 एटम्स होते हैं कार्बन्स के, और यहाँ पर हमारे पास लिखा है फ्लैंक बाय 2 फॉस्फेट्स, और इसके पास 2 फॉस्फेट्स होते हैं। और रुबिस्को कैटलाइजर रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड RUBP। जो रुबिस्को एंजाइम है ना, वो हमारे पास जो एक 5 कार्बन शुगर होती है इसके साथ और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में रिएक्शन करवाता है। यानी कि होता क्या एक्चुअली कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है RUBP के साथ, जो कि एक 5 कार्बन शुगर है जिसको हम रूबिलोज बाइफॉस्फेट कह रहे हैं। और इसको कौन रेगुलेट करवा रहा होता है, एक एंजाइम जो कि रुबिस्को है, जिसका नाम हमारे पास राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज है। ये एक एंजाइम है। अब अगर आपसे MD के अंदर पूछा जाए कि कार्बन फिक्सेशन के अंदर कौन सा एंजाइम काम करता है जब हमारे पास RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास वो होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज।
अच्छा, फिर उसके बाद फॉर ईच कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद 1 RuBP 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-phosphoglyceric एसिड फ्रॉम 3 PGA हैज 3 कार्बन्स एंड 1 फॉस्फेट। हो क्या रहा है, जब एक कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा एक RuBP के साथ तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, किसके? 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, रिएक्ट किया RuBP के साथ, और जब इसने इसके साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास किसके 2 मॉलिक्यूल बन गए? 3 PGA के हमारे पास जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। ईच टर्न ऑफ द साइकिल इन्वॉल्व ओनली 1 RuBP एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। जितनी दफ़ा भी वो साइकिल चलेगी एक कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, एक RuBP लगेगा, और वो क्या बना लेंगे? 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल। और फिर लिखा हमारे पास कि दिस नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन द सेम एज द एटम मूव फ्रॉम न्यू बॉन्ड्स। सो न्यू बॉन्ड्स बनते जाएंगे। 3 एटम अगर इसके लगेंगे तो 15 एटम RuBP के लगेंगे। अब भाई 15 एटम क्यों लगे? तो आप जरा 3 को देखो, ये 5 है ना। देखो मैं आपको इस चीज़ को समझाती हूँ कि कह रहे हैं कि अगर 3 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लगे हैं तो कितने एटम्स लगेंगे RuBP के। तो आप एक चीज़ को देखो कि RuBP कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, और कितने एटम है? 3 है, तो 5 3 15, तो इसलिए इसके 15 एटम्स लगेंगे। टोटल 18 एटम्स हमारे पास बनेंगे, किसके? 3 PGA के। 3 PGA के हमारे पास टोटल कितने एटम्स बन रहे हैं? 18 एटम्स बन रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। 3 एटम लग रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 15 एटम RuBP के, और यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड एक RuBP मिला के 2 PGA बनाएगा। अब इसमें एटम्स का इस तरह जिक्र है। The process is called carbon fixation because carbon dioxide is fixed from an inorganic from organic molecule। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में फिक्स हो रही है तो इसलिए इसको नाम ही कार्बन फिक्सेशन का दे दिया गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिडक्शन की। ओके, ये अब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब रिडक्शन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? ATP एंड NADP आर यूज टू कन्वर्ट द 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA इनटू 6 मॉलिक्यूल ऑफ अ केमिकल कॉल्ड ग्लाइसल्डिहाइड 3-phosphate। ATP और NADP कन्वर्ट हो रहा है 6 मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास जो ATP और NADP आया वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? 6 मॉलिक्यूल्स में 3 PGA के इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड ग्लाइसल्डिहाइड 3-phosphate G3P। दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन विच इज इन्वॉल्व द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 3 PGA। अब जब 3 PGA में कन्वर्ट होता है ना तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं रिडक्शन हो रही है। रिकॉल दैट अ रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम मॉलिक्यूल। अब मतलब आपको दोबारा याद कराया जा रहा है कि रिडक्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिडक्शन का मतलब है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाना, उसका मिल जाना। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ ATP एंड NADP आर यूज्ड। अब 6 मॉलिक्यूल इसके और 6 मॉलिक्यूल इसके हमारे पास यूज होते हैं। फॉर ATP एनर्जी इज रिलीज with the loss of terminal phosphate atom converting into ADP from NADP, both energy and hydrogen atoms are lost converting into ADPH। एनर्जी भी लॉस होती है और हमारे पास जो है वो एटम्स की, हाइड्रोजन एटम्स की जो है ना वो हमारे पास एनर्जी लूज हो रही होती है अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? NAD पॉजिटिव में। Both of these molecules return to nearby light direction to reuse and re-energize। अब दोनों molecules क्या होंगे? वापस से यूज़ होंगे और फिर हमारे पास वापस से यूज़ होके जो है वो आगे काम करेंगे। अब हमारे पास जो आगे चीज़ है उसको भी हम जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बात आ रही है रीजनरेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। अब वहाँ क्या हो रहा है हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास एक्चुअली एट द पॉइंट ओनली 1 G3P मॉलिक्यूल लीव द केल्विन साइकिल एंड इज सेंट टू साइटोप्लाज्म टू कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स नीडेड बाय द प्लांट। इस पॉइंट पे एक G3P का मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल को छोड़ देता है और कहाँ चला जाता है? साइटोप्लाज्म के बाद, और वहाँ जाके क्या करता है? दूसरे फॉर्मेशन करता है दूसरी चीज़ों की। बिकॉज द G3P एक्सपोर्टेड फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट हैज 3 कार्बन एटम्स, क्योंकि जो G3P वहाँ से क्लोरोप्लास्ट से निकला उसके पास कितने एटम्स है? 3 कार्बन के एटम्स है। इट टेक्स 3 टर्न्स ऑफ द केल्विन साइकिल टू फिक्स इनफ। अब जब 3 कार्बन है तो वो 3 दफा ही टर्न लेगा क्योंकि एक टर्न में तो 1 कार्बन यूज हो रहा था। बट ईच टर्न मेक्स 2 G3P और एक टर्न में कितने G3P बन रहे हैं? 2। Thus 3 turns make 6 G3P, इसलिए वो 3 टर्न लेगा तो कितने मिल गए हमारे पास? 6। Once is exported while the remaining 5 G3P molecule remain in the cycle and are used to degenerate RuBP which enable to prepare for carbon dioxide to fix। अच्छा बच्चों, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना जो आपने पढ़नी है असल में वो हमारे पास जो है ना उसको हम जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम है, 6 NADH के, 6 ATP के, और ये हमारे पास बना रहे हैं G3P, H2O, ADP, फॉस्फेट और NADP। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास पहले रेस्पायरेशन की बात हो रही है, फिर एनारोबिक रेस्पायरेशन की बात हो रही है, फिर हमारे पास जो है इसके आगे की चीज़ें हैं। एनारोबिक में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब उसको हम पढ़ेंगे।
रेस्पिरेशन की हमारे पास बात हो रही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू कैरी ऑन देयर वाइटल एक्टिविटी। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है उसको कैरी करने के लिए आपके पास ज़रूरी होता है कि सांस लेना, ठीक है। दिस एनर्जी प्रोवाइड फ्रॉम विद इन द सेल्स बाय फिनोमेना ऑफ रेस्पिरेशन, और ये हमें रेस्पिरेशन के फिनोमेना की मदद से हो रहा होता है सब। लाइक हम लोग की रेस्पिरेशन, बिकॉज हम सांस ले रहे हैं तो इस वजह से हो रहा है। रेस्पिरेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, उसमें ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कार्बन का, और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी भी देता है, हार्वेस्ट मैक्सिमम ऑफ यूजेबल एनर्जी, और एनर्जी लाइक इसमें लगती है, ओके, रेस्पिरेशन में। Anyways, in biology, respiration is defined as oxidation reduction process which occur inside the living cell. जैसे photosynthesis हमारे पास oxidation reduction process है, वैसे respiration भी हमारे पास oxidation reduction process है। अब इन चीज़ों का याद रखिएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास फूड एनर्जी ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी हमारे पास रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब इसी में रेस्पिरेशन को पढ़ने के बाद हमारे पास मेन टॉपिक इसका आ रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट यूजुअली इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन मॉलिक्यूल एंड द गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय अनदर मॉलिक्यूल। एक्चुअली बायोलॉजी में जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे होते हैं उसमें असल में होता क्या है कि हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है एक मॉलिक्यूल से और दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम आ जाता है। तो असल में ये चीज़ होती है हमारे पास रेस्पिरेशन में, ज़्यादातर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट ब्रेक्स डाउन द ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस एटीपी। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे हमारे पास ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का और बनता क्या है, एटीपी। अब कितनी काइंड ऑफ रेस्पिरेशन है? एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। अच्छा बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास दो तरह की रेस्पिरेशन आ जाती है, एक लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन और एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी हमारे पास दो ही तरह की होती हैं, वो भी हम आगे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का और उसकी इंपॉर्टेंट को, और फिर हम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन को भी इसी लेक्चर के अंदर ही इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, ओके। तो उम्मीद है कि आपको क्लियरली नज़र आ रही होंगी चीज़ें। अच्छा, अब हम लोग बात करने वाले हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है तो आप लोग थोड़ा सा गुजारा कर लीजिएगा। Anaerobic respiration. Anaerobic respiration requires oxygen. However, there are many organisms that live in the place where oxygen is not readily available or where other chemical involved in the environment. Aerobic respiration में हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन कई जगह ऐसा होती है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। अब extremophiles are bacteria that can live in places such as deep ocean, hypothermal vents और underwater caves. अब एक्सट्रीमोफाइल्स जो है ना, वो एक ऐसे टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं जो हमारे पास डीप ओशन वगैरह के अंदर भी जो है ना वो रह सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी उनका गुजारा है। तो यहाँ मैं डीप को अंडरलाइन कर लेती हूँ, डीप ओशन को। अच्छा, rather than using oxygen to undergo cellular respiration, these organisms are inorganic acceptors such as nitrate of sulfur, which are more easily obtained in these harsh environment. अब इसके लिए कि इंतज़ार करें ऑक्सीजन के लिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा कि ये जो है ना वो नाइट्रेट और सल्फ़र जैसी चीज़ों को यूज़ कर लें, क्योंकि ये हार्श एरिया में ज़्यादातर मिल जाती हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का ना होना, ठीक है। अब जब भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ये लोग क्या करते हैं, नाइट्रेट या फिर सल्फर को यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीजन की जगह। व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन सेलुलर रेस्पिरेशन कैन नॉट टेक प्लेस, स्पेशल एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कॉल्ड फर्मेंटेशन ऑक्यूर्स। जब ऑक्सीजन नहीं होती और सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो पाती तो हमारे पास एक स्पेशल तरह की रेस्पिरेशन होती है जिसको हम लोग फर्मेंटेशन कह रहे होते हैं। फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है ग्लाइकोलाइसिस से टू कैप्चर सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द ग्लूकोज इनटू एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास ग्लूकोज बना रहा है और ग्लूकोज में एटीपी मौजूद है। हाउएवर सिंस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डज नॉट ऑक्यूर, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होती है। फर्मेंटेशन प्रोड्यूस फ्यूअर एटीपी मॉलिक्यूल देन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब याद रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि फर्मेंटेशन में एटीपी थोड़े बनते हैं, जबकि हमारे पास अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होगी तो उसमें हमारे पास एटीपी जो है वो ज़्यादा बनेंगे। यानी कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से एनर्जी हमें कम मिलेगी और एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हमें जो एनर्जी है वो ज़्यादा मिलेगी। इन ह्यूमन्स फर्मेंटेशन ऑक्यूर इन रेड ब्लड सेल्स दैट लैक माइटोकॉन्ड्रिया। ह्यूमन्स के अंदर जो फर्मेंटेशन होती है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता। एज वेल एज इन मसल्स ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्टिविटी जनरेटिंग लैक्टिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट। अब मसल्स के अंदर क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हो बगैर रुके, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत टाइम बाद कोई चीज़ कर रहे हो जो कि आपकी बॉडी के लिए, बॉडी को नॉर्मल आदत नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। देयरफॉर नेम इज लैक्टिक इन फर्मेंटेशन, इसीलिए हम इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम दे देते हैं। सम
बैक्टीरिया कैरी आउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड आर यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट्स सच एज योगर्ट। अब जैसे योगर्ट बनता है ना, तो वो भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से ही बन रहा होता है, फर्मेंट होके फिर वो जो है ना वो योगर्ट बनती है। अब ईस्ट के बारे में बता रहे हैं कि ईस्ट के अंदर एक प्रोसेस होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। अब दो तरह की फर्मेंटेशन हमने यहाँ जिक्र किया, एक तो हमने डिस्कस किया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, और एक हमने पीछे डिस्कस किया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो ये ज़्यादातर ईस्ट के अंदर होती है, और यहाँ पे क्या होता है कि इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट बनता है। जबकि अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, तो मैं यहाँ पर की पॉइंट्स लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ये मेरी हमेशा मैं पेन चलाती हूँ और माशाल्लाह से मेरी बेइज्जती हो जाती है। पता है मेरे पास इतने सारे पेन्स हैं और अप्रॉक्स मेरा हर पेन ना इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता बेचारा कहाँ चला जाता है, तो मेरे पेन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन होती है ना, उसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पे मैं बाय प्रोडक्ट्स का जिक्र कर रही हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास जो हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है ना, उसका बाय प्रोडक्ट हमारे पास लैक्टिक एसिड ही होता है। लेकिन जो हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही होती है ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों हमारे पास क्या है, फर्मेंटेशन है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फर्मेंटेशन है और लैक्टिक एसिड से हमारे पास ये प्रोड्यूस हो रहा है और अल्कोहल से हमारे पास इथेनॉल और ये प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इन ह्यूमंस फर्मेंटेशंस। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया था, हम ईस्ट पर थे। हाँ, तो ये हमारे पास होता है ज़्यादातर हमारे पास बेवरेज वगैरह में यूज़ हो रहा होता है, पीने वाली चीज़ों में, ठीक है। या फिर हम पिज़्ज़ा वगैरह की डो बनाने में भी ईस्ट को यूज़ करते हैं, केक बनाने में भी यूज़ हो रहा होता है। वो होता है अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यील्ड रिलेटिव स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ये दोनों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, दोनों एनर्जी लेते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। Only about 2% of energy present within the chemical bond of glucose converted into adenosine triphosphate, और सिर्फ 2% एनर्जी ऐसी होती है जो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। अब हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को पढ़ेंगे थोड़ा डीपली, और फिर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को भी थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। सबसे पहले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को डिस्कस करते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन ऑक्योर्स इन द मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस एंड इन मेनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इज कंप्लीटेड 2 स्टेप। इसके हमारे पास 2 स्टेप होते हैं। ये आपको असल में ये होता है हमारे पास मसल फटीग से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी भी आपने एक्सरसाइज नहीं किया या आप बहुत पहले एक्सरसाइज करते थे, 1 साल 2 साल हो चुका है, और फिर आप अभी एक्सरसाइज करना शुरू हुए हो, या फिर आप पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एक दिन एक्सरसाइज करने के बाद काफ़ी लोगों का ये होगा कि उनके, बल्कि हर किसी के साथ होता है कि उनके जिस्म में जो है ना वो पेन स्टार्ट हो जाते हैं, मसल फटीग स्टार्ट हो जाती है, स्टफनेस आ जाती है उनके मसल्स के अंदर। या फिर आपने किसी दिन बहुत ज़्यादा आप चल ली हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मॉल चले गए हो और आप बहुत ज़्यादा फिरे हो और नॉर्मल से हटके है वो, लाइक नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, वो नॉर्मल से थोड़ा हटके, या पहली दफ़ा हो रहा है या बहुत टाइम बाद हो रहा है। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो आपकी बॉडी को थका रहा है, थोड़े टाइम बाद हो रहा है, या फिर नॉर्मल अगर आप जा रहे हो ना, नॉर्मल फॉर एग्जांपल अगर आप 10 किलोमीटर वॉक कर रहे हो ना, आपको 1 दिन दर्द होगा, 2 दिन दर्द होगा, उसके बाद नहीं होगा, आपको आदत हो जाएगी, आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अगर आप एक दफ़ा कर रहे हो या पहली दफ़ा या स्टार्टिंग में, तो वो आपको पेन होता है, और वही पेन असल में हमारा लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी बोन्स के अंदर जमा हो जाता है। और वो ख़त्म कैसे होता है, और उसी से हमें दर्द हो रहा होता है, और वो ख़त्म कब होता है, जब हम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो वो खुद ही से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये ह्यूमंस के अंदर हो रहा होता है। अब हमारे पास बात आती है द फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज। ये थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं। In the first step, glucose is broken down into pyruvic acid, which is basically glycolysis. In the next step, pyruvic acid is reduced by NADH2 in lactic acid. First step में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है pyruvic acid के अंदर, और बेसिकली ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस जो है वो नेक्स्ट स्टेप में pyruvic acid के अंदर होता है और रिड्यूस हो जाता है NADH2 lactic acid के अंदर। Compared to aerobic respiration, which yield 36 ATP molecules from the breakdown of 1 glucose, anaerobic respiration yield only 2 ATP molecule। बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑब्वियसली इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल एटीपी के ज़्यादा बनते हैं, जबकि हमारे पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन के बगैर वाली, इसमें सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, और ये बनते किससे हैं, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। Despite slow yield of ATP, anaerobic respiration is important because of rapid production of ATP energy when demanded। अच्छा, वैसे डिस्पाइट मतलब इस चीज़ को छोड़ते हुए कि वो हमारे पास एनर्जी कम बना रहा है, लेकिन हमारे पास एनर्जी वो जल्दी बनाता है, रैपिड प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमारे पास एनर्जी जो है वो रैपिड प्रोड्यूस हो रही होती है। अब हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्योर इन 3 स्टेजेस।
A process is called glycolysis, splits glucose into 2-3 carbon atom, 2-3 carbon molecules called pyruvate. अच्छा इसमें हमारे पास क्या होते हैं 2-3 नहीं है भाई, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है पायरुवेट, और एक्चुअली ये 2 का मतलब है कि 2 पायरुवेट से, ये 2 पायरुवेट बनते हैं एक साइकिल से। अच्छा भाई इसमें ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास जो है वो 3 कार्बन बनने होता है। नेक्स्ट पायरुवेट मॉलिक्यूल एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया टू टेक पार्ट इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, और फिर वही पायरुवेट क्या करता है कि क्रेब्स साइकिल में चला जाता है और क्रेब्स साइकिल को करता है। और क्रेब्स साइकिल को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, हम लोग इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। This complete the breakdown of glucose, harvesting some of energy ATP and transform into one carrier molecule। ये क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज की कैल्विन साइकिल के क्रेब्स साइकिल के अंदर या सिट्रिक साइकिल के अंदर, और वो ATP में ट्रांसफर कर देता है। अच्छा फिर इन लास्ट स्टेज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, विच मेंटेन अ ग्रेडियंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस, और उधर ग्रेडियंट बन जाता है हाइड्रोजन आइन का, यानी पॉजिटिव हाई टर्मिनल और लो टर्मिनल। ओके अच्छा ये हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है। फिर हमारे पास लिखा है कि सेल हार्नेस एनर्जी ऑफ दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट टू जनरेट मेजॉरिटी ऑफ एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ पर फिर हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट जब बन जाते हैं, यानी हाइड्रोजन आइंस का जब ग्रेडियंट बन जाता है तो हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन हो जाती है। अब हम बात करें एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की और उसकी इंपॉर्टेंट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट? हमारे पास ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, तकरीबन हर बायो के बच्चे को पता होगा एनर्जी स्टोरिंग रिच मॉलिक्यूल हमारे पास, या जिसे हम कहते हैं बहुत सारे नाम इसके होते हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जनरली हमारे पास एटीपी कहलाता है, और ये फाउंड होता है हर लिविंग सेल के अंदर, और ये एनर्जी करेंसी एज एन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी यूज कहा जाता है इसको। इट अलाउज द सेल टू स्टोर ब्रीफली द ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल टू सपोर्ट एंडोर्गोनिक केमिकल रिएक्शन। एंडोर्गोनिक का मतलब होता है इनसाइड द सेल। ओके इनसाइड द सेल जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको सपोर्ट करता है। किस तरह सपोर्ट करता है, एनर्जी को स्टोर भी कर देता है और टाइम आने पर रिलीज भी कर लेता है। The structure of ATP that of an RNA mononucleotide with 3 phosphate attached। ATP का स्ट्रक्चर कैसे होता है, RNA न्यूक्लियोटाइड होता है जिसके अंदर 3 phosphate अटैच होता है, इसीलिए हम इसको ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अब बायोलॉजिकल में ऑक्सीडेशन क्या हो रही होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इज एन एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन इन लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होता है, और ये हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। और ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, और ऑक्सीडाइजेशन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहा होता है। अच्छा इसी तरीके से नहीं, ये मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया बच्चों, इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमेशा रिडक्शन में एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन होता है और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये पीछे भी हमने जिक्र किया अभी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ये मेन सोर्स होता है बायोलॉजिकल एनर्जी का। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा, रेस्पिरेशन हमने पढ़ा, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सारे हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ रिएक्शंस होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जिस भी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए पहले तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह ताला अपना MCQ टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ आप सबके साथ, उसका स्केड्यूल जल्द शेयर कर दूँगी, तो लाजमी उसको ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। खुदा हाफिज़।